आज जो हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं वो आपका चैप्टर होगा 6, ठीक है। और ये सब्जेक्ट कौन सी है, तो ये सब्जेक्ट जो है आपकी ज्योग्राफी होगी, जो क्लास आपकी एनसीईआरटी का क्लास 7 है, ठीक है। क्लास कौन सी है आपकी, तो 7 क्लास की ज्योग्राफी को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, ऑलरेडी जो मैंने 1 से लेके 5 तक क्लास 7 का चैप्टर को करा दिया ज्योग्राफी सेक्शन का, और भी जो है वो चैप्टर को कराया गया है और भी सब्जेक्ट को कराया गया है। तो आप जा कर के आप प्लीज़ वॉच कर लीजिए हमारे प्लेलिस्ट से जाके, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो देखना या हमारे कंटेंट अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। लाइक शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, जो भी पॉइंट है उसको देख लेते हैं ज्योग्राफी सेक्शन के। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जो चैप्टर 6 है वो चैप्टर का नाम जो है बोला जा रहा है मानव पर्यावरण अनन्य क्रियाएँ, और आपका जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है आपका, कह रहा है कि यहाँ पे डिटेल में देखते हैं तो कह रहा है कि रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा जो है श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद जो आज घर में थे, ठीक है। वो मतलब कहीं गए होंगे, तो देख लेते हैं। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते हैं ना, जो मतलब जानवर, जंगल, प्रकृति या चिड़िया, जो भी जंगल से रिलेटेड जितने भी थे, तो वो सब चीज़ों का वो फ़ोटो मतलब अच्छे तरह से फ़ोटोग्राफ़र थे, ठीक है। तथा बहुत यात्रा करते थे, ठीक है, क्योंकि उनको वन्य जीव के लिए लेना पड़ता था, तो जहाँ भी उनको वन्य जीव अच्छा मिलता होगा या फिर उनके काम कराते होंगे, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र में से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव और वनों में थी, ठीक है। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया और दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी, ठीक है। तो ये मतलब ये रेणुका को भी सेम चीज़ें पसंद थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग लोग जो है वो अपने कल्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ जो है वो विभिन्न भागों में जैसे कैसे पहनावा है, उसी तरह से आप एक बच्चे को देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग एरिया और क्षेत्र के आदमी जो है उनके कल्चर को आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि रेणुका जो है इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो, ठीक है। रेणुका जो है इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ जो है शुष्क रेगिस्तान से है, वही कुछ जो बर्फीले प्रदेशों से, और कुछ गर्म नर्म जो है वो वर्षा वनों से है, ठीक है। अगला क्या बोला जा रहा है, तो आपका एरिया भी डिवाइडेड है, ठीक है, और आपका कुछ बर्फीले भी है, रेगिस्तानी भी है। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। मतलब रेणुका ऐसा सोचने लगी कि वो मेरे से अलग दिख रहा है, ठीक है। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा, मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं, ठीक है। यानी सबकी, भले वो खाना अलग खाएं लेकिन खाते तो भोजन ही है ना। हम चाहे नॉन वेज खाएं चाहे वेज ही खाएं, ठीक है, लेकिन खाते तो भोजन ही है। कपड़ा हो तो हम जैसे पंजाबी का देखते हैं, हम जैसे हिंदू का देखते हैं, मुस्लिम का देखते हैं, तो हम कपड़े ही तो पहनते हैं। भले हमारा पहनावा जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, तरीका अलग हो सकता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि श्रीकांत जो है श्रीकांत चाचा ने कहा कि उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, ठीक है। और उसके चाचा ने कहा कि सेम, मतलब जैसे तुम खेलते हो वैसे ही खेलते भी है, कभी झगड़ते और फिर समझौता कर लेते हैं, बिल्कुल जैसे हम बच्चे थे सेम ऐसे ही करते थे, ठीक है। गाते हैं, नाचते हैं और घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं और जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाता है। यानी मतलब उनको प्रकृति के इम्पोर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, और वो बचपन से ही सीख भी जाते हैं। और देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखने, अपने अपने लाइफ में न, चाहे आप क्लास 7 के हो या यंगर पर्सन हो या जो भी हो, हमेशा प्लांट से आप जो है अपने आप को रिलेट रखिए। अगर आप मतलब आप साल में एक भी पौधे लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो हमेशा प्रकृति यानी हमारे नेचर से जुड़े रहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमको ग्रीनरी और हमें अच्छा फील आता है जब हम हरे पौधों को देखते हैं, ठीक है। वे मछलियाँ पकड़ना और वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं, ठीक है। मतलब वो जो भी एक्टिविटी करते हैं,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं, ये बॉक्स वाले जो चीज़ें होती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहनने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया, ठीक है। ये हम देखेंगे, इसको पढ़ के तब पता चलेगा। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य की अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह को याद दिला दी, ठीक है। यानी अमेजोन्स में जो महिलाएं थी वो बहुत ही मतलब ग्रेट वॉरियर बोल सकते हैं उनको, काफ़ी अच्छा युद्ध करती थी। इस प्रकार यहाँ का नाम जो है अमेजन पड़ा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या इसमें दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अमेजोन बेसिन में जीवन हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो अमेजोन बेसिन कहाँ है, तो आपका जो है वो दक्षिणी अमेरिका में जो है वो आपके ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ इनसाइड द चैप्टर हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि अमेजोन जो है वो बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र जैसे यानी 6.2 को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहले हम लोग, यही हमारा है ना अमेजन बेसिन है। चलिए यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं थोड़ा, ये जितना भी आपको ग्रीनरी वाली एरिया दिखाई दे रही है ना, तो वहाँ पे अमेजन आपका एरिया जो है छोटा ही कम ही सही लेकिन है, ठीक है। और ज़्यादा है जहाँ पे वो घने वन है वहाँ पे, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको मैप में साउथ अमेरिका का आपको वहाँ के जो कंट्री हैं उनको बता देती हूँ, ठीक है। आप जानते हैं कि साउथ अमेरिका के सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो ब्राज़ील है। उसके अलावा अगर आप उत्तर में देखेंगे तो वेनेजुएला, कुछ दिन पहले जो आप 2000 अगर मैं बोली तो 2021 या 20 के समय में यहाँ पे बहुत क्राइसिस आई थी। और वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, कराकस है, ठीक है। और कोलंबिया है, इक्वेडोर है, उसके अलावा पेरू है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि बोलीविया है, पराग्वे है। और ये जो है बीपी जो होता है यानी बोलीविया और पराग्वे जो है वो दक्षिण अमेरिका के लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। याद रखिएगा ये लैंडलॉक्ड कंट्री किसको कहते हैं, जिनका जो है वो पूरी तरह से लैंड से घिरा रहता है, दूसरे कंट्री से घिरा रहता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप बोलीविया को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे देखिए बोलीविया जो ब्राज़ील से और पराग्वे से घिरा हुआ है। और यहाँ तो कोई भी आपका वाटर बॉडीज़ तो नहीं दिख रही है ना, दिख रही है तो आपका क्या पूरी तरह से यहाँ पेरू है, चिली है, आपका अर्जेंटीना है, उसके अलावा जो है आपका पराग्वे है, ब्राज़ील है। तो ये सब क्या है, तो दो ही कंट्री जो है आपके तो दक्षिण अमेरिका में क्या है, तो आपका बोलीविया और पराग्वे जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी पूरी तरह से दूसरे कंट्री से घिरी हुई है, ठीक है। वाटर बॉडी से ये घिरी हुई नहीं है, पानी वाला जो होता है ना एरिया समुद्र वगैरह से ये दोनों कंट्री घिरी हुई नहीं है। आप जब यूपीपीसीएस देंगे या बीपीएससी जब देंगे तो इसमें आपको देखने के लिए मिला जाता है कि आप बताइए कि जो दक्षिण अमेरिका की जो कंट्री है तो कौन कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो याद रखिएगा बीपी से याद रखिए, लेकिन वहाँ पे उरुग्वे भी आ जाता है, ठीक है। तो उरुग्वे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो उरुग्वे नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए उरुग्वे कहाँ है, तो आपका एकदम साइड में है। और ये तो आपका अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है ना, तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री ने, तो याद रखेगा बीपी, ठीक है। बीपी हमारा बढ़ जाता है, सेम वैसे ही हमारा देख सकते हैं। चलिए साउथ अमेरिका को भी अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देख लिया हमने। उसी के अलावा जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेश का कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है, ठीक है। यानी जो हमारा अमेजन बेसिन है तो कर्क रेखा भी है और मकर रेखा के बीच में याद है ना कि ये जो है देखिए यहाँ पे क्या है, तो हमारा बीचों बीच जब हमारे धरती के बीचों बीच जब रेखा जाती है तो भूमध्य रेखा बोलते हैं। और जो हमारे दक्षिण वाले होती है रेखा तो ये मकर रेखा होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका ऊपर वाले जो उत्तरी पार्ट होती है तो बिल्कुल क्या है होती है, तो ये होती है कर्क रेखा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये दोनों क्षेत्रों को कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है और उष्णकटिबंधीय इसको क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है एकदम सीधे सीधे पड़ती है, ठीक है। और यहाँ बायोडाइवर्सिटी यानी हर एक तरह की विविधता भी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, इसी रीजन में याद रखिएगा, ठीक है।
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि आप जब देखेंगे तो ये हमने देख लिया भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, इक्वेटर है, और 10 डिग्री आपका दक्षिण हो गया, ठीक है, मान लीजिए इसको 10 डिग्री, ठीक है, और 10 डिग्री आपका उत्तरी हो गया, तो ये जो रेखा होती है तो भूमध्य रेखीय इसको कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि अमेजन नदी जो है इसी प्रदेश से होकर के बहती है, और भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर के ही कौन नदी बहती है, तो अमेजन नदी बहती है, ठीक है। और यह जो है ध्यान देने का बात है कि यह पश्चिमी पर्वतों से निकलकर पूर्व में हिंद महासागर में कैसे पहुंचती है, ठीक है। यानी पश्चिम में क्या होता है कि आपको पर्वतों से निकल करके पूरब में जो है वो हिंद महासागर में ये कैसे पहुंचती है, ये बात ध्यान देने की है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जब जो आपका बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। यानी जब किसी स्थान पे कोई नदी जो है किसी अन्य जल राशि में मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। तो अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक जब नदियाँ मिलती हैं तो क्या होती है, अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, यानी ब्राज़ील के जो है आपका जो भाग है या पेरी के कुछ भागों को ले लेता है, ब्राज़ील का कुछ, क्योंकि आप जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री कौन है, तो ब्राज़ील है। उसी अलावा जो है आपका ब्राज़ील का कुछ भाग, आपका पेरू का कुछ भाग, कुछ भाग जो है वो बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भागों से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो कौन सी, तो अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये सब जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है तो ये सब में क्या होती है कि आपको अमेजन जो नदी है वो प्रवाहित होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनमें भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। भूमध्य रेखा को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आप जो यहाँ पे आप बता सकते हैं, तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ जो आपको मैंने बोला था कि ये मकर, ये आपका क्या हो गया, कर्क रेखा हो गया, ये कर्क हो गया, यहाँ जो है वो मकर हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो है 0 डिग्री बोल दिया मैंने। उसके अलावा जो अमेजन बेसिन है, तो अमेजन बेसिन जो है यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो अमेजन बेसिन है तो आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से कंट्री से, तो इक्वाडोर आप देख सकते हैं, ब्राज़ील देख सकते हैं, उसके अलावा कोलंबिया भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है और कोई कंट्री तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि इक्वाडोर, कोलंबिया और अमेजन यानी ब्राज़ील वाला कंट्री को देख सकते हैं जहाँ से भूमध्य रेखीय रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये सहायक नदियाँ क्या होती है, देखते हैं, ठीक है। यह छोटी नदियाँ होती हैं जो बहुत मुख्य नदी में मिलती है। यानी छोटी नदियाँ क्या होती है कि मुख्य नदी जो मेन बड़ी नदियाँ हैं उसमें मिल जाती है। और जो आपका बोला जा रहा है कि मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अमेजन बेसिन जो होता है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा नदी बेसिन विश्व का बताइए, तो आप क्या बताएंगे, तो अमेजन बेसिन बताएंगे, ठीक है। अमेजन जो है सबसे बड़ी विश्व की बड़ी मतलब विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है कौन, तो अमेजन नदी, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग। आपको तो मैं बता दी हूँ, लेकिन एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो आप देखिए फ्रेंच गुआना हो गया, सूरीनाम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है गुआना देखिए, ब्राज़ील, वेनेजुएला देखिए, ब्राज़ील यहाँ है, वेनेजुएला देखिए, कोलंबिया जो है, इक्वाडोर है, पेरू है, ठीक है। उसके अलावा जो है पराग्वे है, बोलीविया है, चिली है, अर्जेंटीना है, और आपका क्या है कि उरुग्वे है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और आपका जो अगर मैं बोलूँ तो आपका पूरा में कौन सा महासागर, तो अटलांटिक महासागर, और आपका पश्चिम में कौन सा महासागर, तो प्रशांत महासागर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो पॉइंट जलवायु के बारे में पढ़ लेते हैं कि यहाँ जो जलवायु है तो किस तरह का है, ठीक है।
देखते हैं यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि जलवायु जो है, जैसा कि आप जानते हैं, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है, ठीक है, और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नर्म जलवायु रहती है, ठीक है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है, ठीक है, तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, ठीक है। तो ये वर्षा होती रहती है। दिन का तापमान जो होता है वो क्या होता है, उच्च, और आर्द्रता जो होती है अति उच्च होती है, ठीक है। रात के समय तापमान कम होता है, और लेकिन आर्द्रता कैसी ही बनी रहती है, ठीक है। यानी जो आपकी आर्द्रता है वैसी ही बनी रहती है, तापमान तो कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता जो होती है वो बनी रहती है। और दिन के समय क्या होता है कि तापमान भी उच्च होती है और आर्द्रता भी उच्च हो जाती है, और तापमान रात के समय कम लेकिन आर्द्रता सेम रहती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए, यहाँ जो अमेजन बेसिन वन है, आप बहुत घने वन है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, तो वर्षा वन है, ठीक है। वर्षा वन में क्या है, तो देखिए, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं, ठीक है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो है सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां एवं शाखाओं से छत सी बन जाती है, ठीक है। यानी वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा जो शाखाओं से छत सी बन जाती है। इसके कारण क्या होता है कि आपका सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। यहाँ की भूमि जो होती है वो प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है, ठीक है। यानी यहाँ की जो भूमि प्रकाश रहित होती है वो नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें कि छाया में बढ़ने की क्षमता हो, ठीक है, क्योंकि छाया में बहुत सारी जो पेड़ पौधे डेवलप हो पाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है कि परजीवी पौधे जी के रूप में यहाँ ऑर्किड और ब्रोमीलॉयड पैदा होते हैं, ठीक है, जो परजीवी पौधे के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, तो टुकन जो देख रहा है ना, ये पक्षी है, तो टुकन आप देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है, ठीक है। वर्षा वनों में प्राणी जात की प्रचुरता होती है, और टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले मकाऊ और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, ठीक है, यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, प्राणियों में बंदर हो गया, स्लॉथ हो गया, चींटी खाने वाले टैपियर भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, और खाने वाले जो होते हैं टैपियर भी होते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती है, ठीक है। मगर हो गया, उसके अलावा जो है सांप, अजगर और एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियाँ हैं जिसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं, ठीक है। मांस खाने वाली पिरान्या हो गया, मत्स्य, जो पिरान्या मत्स्य होता है, और समेत मछली की विभिन्न प्रजाति भी अमेजन में मिलती है, ठीक है। यानी मांस खाने वाली जो पिरान्या मछली होती है, मांस भी खाती है, सोचिए कितनी भयानक मछली है। मैं तो नॉन वेजिटेरियन ही नहीं हूँ, ये तो मतलब मछली भी नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। यहाँ पे पिरानिया मत्स्य समेत मछलियों के विभिन्न जो आपका बोला जाए प्रजातियाँ भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पूरा आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ब्रोमीलॉयड क्या होते हैं तो देख लेते हैं। तो ये एक तरह का क्या होता है, पौधा होता है जो अपने पत्तियों में जल को संचित करता है, यानी स्टोर करके रखता है वाटर को, और मेढक जैसे प्राणियों इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं, ठीक है। ब्रोमीलॉयड यानी आपको मेढक जो है अंडा देने का काम करते हैं यहाँ पे, और वाटर को भी, जल को भी संचित करके रख सकते हैं, ठीक है। और टैपियर जो है ये देखिए एक तरह का जानवर है, मैंने तो पहली बार देखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आप अगला देखते हैं, यहाँ पे जो भी बातें की गई है, तो आपका क्या बोला था, वर्षा वन के निवासी को देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने जीवन के भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यानी वर्षा वन में होते हैं तो छोटे वन के कुछ वृक्षों को काटकर भोजन के लिए फसल उगाते हैं, और यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, ठीक है, तथा नदी में मछली पकड़ते हैं। और जबकि जो है क्या होता है, जबकि महिलाएं जो होती हैं फसलों का क्या करती है, ध्यान रखती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बोला जा रहा है वे मुख्यतः जो है टेपियोका और आपका जो है अनन्यास और शकरकंद
उगाते हैं, ठीक है, यानी जो खाने की चीज़ें हैं, क्योंकि मछली या शिकार ये मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का क्या करती है, भरण पोषण करती है। ये कर्तन एवं दहन कृषि जो पद्धति होती है प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, ठीक है, मैनियोक कुछ होता है देखते हैं, जिसे कसावा भी कहते हैं, ठीक है। तथा यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पाया जाता है। अच्छा, ये आलू की तरह ये एक तरह का सब्जी हो सकता है। ये चींटियों की रानी व अंडा कोश भी खाते हैं। सोचिए, चींटी की मतलब चींटी रानी को भी खाते हैं, अंडकोश भी खा लेते हैं। जंगल में रहते हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। कॉफ़ी जो है वो देखिए क्या है कि आपको शायद मैंने उड़ीसा में कहीं पढ़ा था कि उड़ीसा में भी जो है एक चटनी का नाम जो है ना, वो आपका जो उड़ीसा में भी आप चींटी का एक चटनी बना के खाते, सोचिए, ठीक है। तो शायद अगर कोई होंगे तो कमेंट कीजिएगा, शायद वहाँ पे बनता है, ठीक है। मैं शायद कंफर्म हूँ तो उड़ीसा में ही, ठीक है। कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसे नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है, ठीक है। यहाँ देखिए आपका क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग जो है मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है, ठीक है। अल अलग देखते हैं, अमेजन बेसिन के लोग जो हैं उनका जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वनों के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, ठीक है। लेकिन 1970 में क्या होता है कि ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वनों के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो पाया, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, और वहाँ जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। आग भी लगने की संभावना बहुत न्यूज़ में आता है, ठीक है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बहुत बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने के व्यापक प्रभाव होते हैं। वर्षा के कारण क्या हो रहा है कि मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन बंजर भूमि में बदल जाता है, यानी सघन वन यानी काफ़ी ज़्यादा जो वन थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि बंजर भूमि में बदल जाता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से पहले आपका क्या बदलाव हो रहा है, ठीक है। तो ये पहले वन थे, इस तरह से वन थे, और आप देख सकते हैं कि फिर थोड़े से कटाई करके उन्होंने अपनी जीविकापार्जन किया, और फिर जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो बहुत कम ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि क्या आप जानते हैं कब बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, ठीक है। फिर उनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा किया जाता है, और इस मतलब साफ भूमि पे कुछ वर्षों तक क्या किया जाता है कि फसल पैदा किया जाता है। अगला देखते हैं, जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्व का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो आप फसल उगाने के लिए किसी नए स्थान का साफ किया जाता है, और इस बीच जो है पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने परती छोड़ दिया उसको, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। और इस प्रकार जो है मिट्टी पुनः उपजाऊ हो जाती है। तब जो है लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं, ठीक है, यानी मतलब थोड़ा टाइम लेकर के वो अपना फिर से यूटिलाइज कर पाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ लिया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए कितना अच्छा सीनरी आ रही, ब्रह्मपुत्रा रिवर का ये जो पिक्चर है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर का है। ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ है, तो आसाम वगैरह जो आप देखते हैं। चलिए
अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा जा रहा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन की बात की जा रही है, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र सहायक नदियाँ मिलकर के भारतीय महाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है, ठीक है। यह बेसिन जो उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तरी और 30 उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि ये 10 उत्तरी और 30 उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसे गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें क्या होती है कि अपवाहित होती है, ठीक है। एटलस की सहायता से जो है वो आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र के कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढने के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है, एटलस का उपयोग करते हुए, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका जो है आप देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे जो बांग्लादेश है। तो ये जो आप देख रहे हैं गंगा नदी हो गया और ये ब्रह्मपुत्र जो आसाम में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं ऊपर में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद एवं आपका सुंदरवन डेल्टा जो हो गया आपका क्या है मानव पर्यावरण। और यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव पर्यावरण और अन्य क्रिया जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय को देख रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम जो है, चलिए, सुंदरवन डेल्टा उसके नीचे होगा। सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है। और आपका बोला जा रहा है कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में जो मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंडा होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। तो आप भारत का मानचित्र देखिए, देखने की बात की जा रही है और आप बताना है कि उन राज्यों के नाम बताएं जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है, ठीक है। तो आपको मैंने ऊपर बता दिया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे कुछ आओ सीखिए। यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है और इस नदी के अन्य नाम पता लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जो है वो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जो है, उदाहरणतः जो है उत्तराखंड का जनसंख्या जनघनत्व है वो 189 है, यानी 190 में एक कम। जबकि आपका पश्चिम बंगाल में 1029 तथा बिहार का 1102 है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो आपका बिहार का ही है, ठीक है। याद रखिएगा 2011 के सेंसेक्स के अनुसार, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है तो बेसिन क्षेत्र को देखते हैं। बेसिन क्षेत्र विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। कहाँ पे? तो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है। मानव प्रवास के लिए जो मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त, पर्वतों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका बोला जा रहा है क्या कि यहाँ जो है वो जनसंख्या घनत्व अधिक होती है। कहाँ पे? तो मैदानी भागों में, ठीक है। यहाँ की मिट्टी क्या होती है? तो उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ क्या होता है? अधिक वर्षा होती है, ठीक है। अगला देखिए। यहाँ उगाई जाने वाली जो है आपकी अन्य फसलें कौन है? तो गेहूँ, मक्का, ज्वार, चावल और बाजरा है। गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। मंद ढलान वाले पर्वतों और पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या है।
तो विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार जो वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। जैसे जैसे आकृति रहेगा तो आपकी वनस्पति भी अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे आपका गंगा ब्रह्मपुत्रा के मैदानों में क्या होता है कि आपको सागवान, साखू और पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी देखने को मिल जाएगा। कहाँ? तो आपका गंगा ब्रह्मपुत्रा के मैदानों में, ठीक है। उसके अलावा ब्रह्मपुत्रा के पश्चिम में ब्रह्मपुत्रा के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। यानी झुरमुट मतलब झाड़ी जैसे जो बने रहते हैं घास। और बांस क्या होता है? घास की प्रजाति होती है, ठीक है। आपका क्या बोला जा रहा है? तो कह रहा है कि डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है, ठीक है। उत्तराखंड, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला देखिए, क्रियाकलाप बोला जा रहा है तो देखते हैं यहाँ पे जूट और बांस और सिल्क से बने हस्तशिल्प शिल्प को एकत्र कीजिए और अपनी कक्षा में संजो के रखिए, ठीक है। धान की कृषि यहाँ पे किया जा रहा है तो ठीक है, यहाँ पे धान की कृषि है। उसके अलावा असम में चाय बागान यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाय बागान जो असम में यहाँ पे है। चलिए, सबसे ज़्यादा जो है दार्जिलिंग और आसाम में सबसे ज़्यादा, और दार्जिलिंग किसका भाग है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल का भाग है, ठीक है। देखिए, बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप पे हाथी, बाघ, हिरन एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल जगहों पे भी तो ये देखते हैं, ठीक है। एक सींग वाला गैंडा जो होता है वो ब्रह्मपुत्रा के मैदानों में पाया जाता है, ठीक है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर और मगर पाए जाते हैं, ठीक है। यानी डेल्टा वाले क्षेत्रों में आपके टाइगर हो गए और मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील और बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला और हिल्सा जो होता है आपका मछली सबसे लोकप्रिय प्रजाति है, ठीक है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के प्रमुख आहार है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मगर है और आपका क्या एक सींग वाला गेंडा आप देख सकते हैं, एक सींग होता है। और देखिए, ये तो हमारे पटना जू घर में अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, गेंडा को। और अब मगर देखिए कितना भयानक दिख रहे हैं, माँ देख सकते हैं, ठीक है। मैं तो देख के ही डर गई, लेकिन ये प्रकृति के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ठीक है। डरने की बात नहीं है, कौन सा हमारे घरों में है, ठीक है। वेदिकाओं का क्या आप जानते हैं? क्या बात किया जाए तो वेदिकाओं का जो निर्माण खाड़ी ढलानों पर समतल सतह बना कर कृषि करने के लिए होता है, ठीक है। वेदिकाओं का निर्माण जो होता है खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो, ठीक है। तो इसलिए ढलान को जो है इसलिए हटाया जाता है क्योंकि जल का प्रवाह जो है वो तीव्रता से ना हो, ठीक है। देखिए, इस तरह से वेदिका जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइनिंग बना दिया गया है और यहाँ पे आपका कृषि किया जाता है, ठीक है। हल्का हल्का सा पेड़ भी लगाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है तो कह रहा है कि झील है, जीविका का साधन का बात किया जा रहा है। केस स्टडी का अध्ययन यहाँ किया जा रहा है। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है, ठीक है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों के विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने क्या किया, अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर है, उसके अलावा राजीव और अन्य के साथ मौन और चाप झील में क्या किया कि साफ़ किया, ठीक है। मौन और आपका चाप झील को क्या किया, साफ़ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार यानी वैली नेरिया हाइड्रिला जिसको बोलते हैं, अलग दो है, वैली नेरिया भी है और हाइड्रिला है, मछलियों का भोजन बनते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि खरपतवार जो है क्या होता है कि झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार जो होता है, तो ये क्या आप याद रखिएगा कि वेलिनेरिया क्या है, तो ये हाइड्रिला और वेलिनेरिया जो है वो आपका एक तरह का खरपतवार है जो मछली खा सकते हैं, ठीक है, उसको, ठीक है, मछली का भोजन बोल सकते हैं इसको। झील के आसपास जो है वो क्या होता है कि आपका जैसी फसलें बोता है, ठीक है। और क्या करता है कि वह ज़मीन पर झील के आसपास भूमि उपजाऊ होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विविधता यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। वह इस ज़मीन पर धान, मक्का और दलहन जैसी फसलें बोता है और खेती जुताई के लिए भैंसों का उपयोग करता है, ठीक है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं नदी में पकड़ने
नदी में पकड़ने, खाने और बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ उनको मिल जाती है, ठीक है भी। और जिन्हें पकड़ के वे क्या करते हैं, पास के शहरों में भी बेच देते हैं, ठीक है। सी फूड का काम करते हैं वो, ठीक है। और यह समुद्र प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है, ठीक है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं होता, ठीक है। अगर मतलब प्रदूषण हो जाएगा तो फिर तो सारी मछलियाँ मर जाएंगी, जो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, सार्वभौम क्या होता है। तो सार्वभौम जो होता है, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए, स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत ने क्या किया कि आपका जो है स्वच्छ भारत मिशन कब लेके आया भारत सरकार ने, तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत आपको लाया गया, मिशन लाया गया। क्यों? क्योंकि आपको भारत की नदियाँ के अलावा भी हर जगह को आपको साफ़ सुथरा रखना है, ठीक है। चलिए, अंधी डॉल्फिन आप देख सकते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। गंगा और आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी के अलावन जल में जो है, यानी जो सॉल्टी नहीं होता वहीं पे आपका जो है वो मतलब आपका डॉल्फिन होती है, पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में शुशु यानी अंधी डॉल्फिन कहा जाता है, ठीक है। शुशु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता रहता है, यानी मतलब शुशु वहीं पे हो सकता है जहाँ पे आपका क्या होता है कि जहाँ पे प्योर वाटर होता है। अगर गंदे वाटर है तो वहाँ पे आपको डॉल्फिन नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। और देखिए, रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक और शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये मर रहे हैं बेचारे, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, तो आप देख सकते हैं गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी, आप देख रहे हैं सेम ऐसा ही दिखता है वाराणसी। अगर आप जाएंगे ना, बहुत लोग जो है वो दीपक जलाते रहते हैं, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ देखिए, गंगा नदी के मैदानों, गंगा नदी के ये गंगा ब्रह्मपुत्रा के मैदानों में कई बड़े शहर और कस्बे स्थित है, ठीक है। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इन शहरों और यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, ठीक है। इन शहरों और यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बह के क्या होता है कि नदी में ही जाता है, जिससे नदी क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है, ठीक है। अगला देखिए, बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा बेसिन में, ठीक है। मैदानी इलाकों के लिए सड़क और रेल मार्ग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नदी तटीय के लिए जलमार्ग का प्रभावशाली माध्यम है। और जो आपका कोलकाता और हुगली पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है, ठीक है, यानी वाटर वे से आप जा सकते हैं, ठीक है। और आपका जो है मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित है, ठीक है, यानी आपका जो मैदानी मतलब एयरपोर्ट वगैरह भी आप फैसिलिटी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, तो आपका देखिए क्या है, क्या आप जानते हैं, गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, तो मानस जो है आसाम में जो है मानस वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है, आसाम में। तो यहाँ पे आप बाघ के चित्र देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है, ठीक है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित जो है आपका ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा और यमुना जो है वो ताजमहल, ठीक है। आगरा में क्या है, तो आपके यमुना के किनारे ताजमहल है, और इलाहाबाद में गंगा रिवर है, और गंगा और एवं यमुना नदी का संगम होता है, ठीक है। गंगा और यमुना कहाँ मिलती है, तो इलाहाबाद में, ठीक है। आपका जो है वो क्या है कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा और मानस वन्यजीव अभयारण्य एवं अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल है, ठीक है। तो आप अलग अलग स्टेट में देख सकते हैं इस तरह के, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए, और आप अपने से जितने भी वीमेन हैं उनको रिस्पेक्ट करें, अपने से बड़ों का हमेशा रिस्पेक्ट करें। तब तक खुद का ख्याल रखें और अच्छे से रहें। टेक केयर।